दोस्तों, भगवान बुद्ध ने सत्य ही कहा है, तुम हे ही किचंग आतपंग अखा तारो तथागता। इसका मतलब है कि सफलता के लिए आपको स्वयं ही मेहनत करना है, शिक्षक का काम केवल मार्ग दिखलाना है। नमस्कार दोस्तों, रजनीश तोमर सर फॉर यूपीएससी ट्रैकर, भारत एकेडमी और विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इन तीनों प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 4 अक्टूबर 2020 को यूपीएससी के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसके व्याख्यात्मक हल के सीरीज के अंतर्गत मैं रजनीश तोमर इसके पहले इतिहास का व्याख्यात्मक हल दिया, फिर हमने पॉलिटी का व्याख्यात्मक हल दिया, फिर मेरे मित्र काजी सर आपको सीसैट के मैथ का व्याख्यात्मक हल दिए। अब मैं पुनः विज्ञान और टेक्नोलॉजी पाठ का व्याख्यात्मक हल लेकर आया हूँ। दोस्तों, यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसमें हमने सामान्य विज्ञान को शामिल नहीं किया है और ना ही पर्यावरण को शामिल किया है, वह सेक्शन अलग है। सामान्य विज्ञान के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न आते हैं, उसको हमने इसमें शामिल नहीं किया है। और पर्यावरण के क्वेश्चन तो बिल्कुल अलग हैं, जो 10-12 के आसपास हैं, उसको हमने अलग रखा है। मैं यहाँ विशुद्ध साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें आप पढ़ते हैं ऊर्जा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस, वो सब जो पार्ट है, चूंकि मैं वही पढ़ाता हूं अपने क्लास में, तो उसके प्रश्न का उत्तर लेकर के मैं आपके समक्ष आया। तो दोस्तों, आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए शुरू करते हैं यूपीएससी 2020 सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मेरे प्रश्न का आधार सेट सी है, जो हमने आपको पहले ही बताया है। सेट सी का 14वां प्रश्न है, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्न में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, मूंगफली के बीज, कुल्थी, हॉर्स ग्राम, सड़ा आलू, चुकंदर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। केवल 1, 2, 5 और 6, केवल 1, 3, 4 और 6, केवल 2, 3, 4 और 5, और डी केवल 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हम सभी जानते हैं कि इसका आंसर जो है 1, 2, 5 और 6 होगा। 1, 2, 5 और 6, 3 और 4 इसमें शामिल नहीं है। आसान ही सवाल था, क्योंकि सब लोग तो आसान ही बोल रहे हैं, तो हम भी उसमें अब शामिल हो जाते हैं पॉलिटी के बाद कि बेहद आसान सवाल था। लेकिन जरा हम इसकी गहराई में जाएं, ये क्वेश्चन कहां से आया है। तो ये प्रश्न राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 का पार्ट है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018, उस पॉलिसी में क्या क्या कहा गया है वो मैं आपको अभी बताता हूं, और उसके आधार पर देखिएगा कि ये आंसर है। ये करंट का ही लगभग क्वेश्चन है, बट 2 साल पुराना हो गया, तो अब इसको करंट नहीं कह के कहिए ये सिलेबस का हिस्सा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 4 जून 2018 को अधिसूचना जारी की गई, और 16/5/2018 से राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति प्रभावी हो गया। यानी 16/5/2018 को
अब जो मेरे प्रश्न का पाठ है, ऐसे तो वो नीति बहुत पेज का है पॉलिसी, लेकिन जो अपने काम का है उसके आधार पर इस नीति के अंतर्गत जैव ईंधन के रूप में ईंधन की निम्न श्रेणियां शामिल हैं। ईंधन को कुछ कैटेगरी में बांटा गया है, जिसे परिवहन ईंधन के रूप में या स्टेशनरी अनुप्रयोगों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी इस नीति ने ईंधन को कुछ कैटेगरी में बांटा और उस कैटेगरी के कच्चे माल को आप या तो चाहें तो परिवहन के ईंधन के रूप में, ट्रांसपोर्टेशन के ईंधन के रूप में याद करें, उपयोग करें, या स्टेशनरी अनुप्रयोग के लिए करें। तो पहला है बायो इथेनॉल, पहला कैटेगरी। ये बायो इथेनॉल क्या है? तो बायोमास से उत्पन्न इथेनॉल। सिलेबस तो बायोमास है ही ऊर्जा में, ट्रेडिशनल पार्ट है, बस उसमें राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति जोड़ना था। तो बायोमास से उत्पन्न इथेनॉल, जैसे कि चीनी युक्त सामग्री, ठीक ना, जिसमें कि चीनी युक्त सामग्री हो, जैसे गन्ना। हम लोग इसको जब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तब भी बताते हैं कि गन्ने के जो छोआ निकलता है मोलासेस, उससे गैसोहोल बना करके ब्राजील अपने ईंधन के क्या कहते हैं, मोटर वाहन के ईंधन का 40% जो है उपयोग करता है। तो आप इसको केवल साइंस टेक में नहीं ले सकते, इसको तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। तो जैसे गन्ना, चुकंदर, मीठा चारा, स्टार्च युक्त मकई, कसावा, सड़े आलू, शैवाल आदि तथा सेल्यूलोज सामग्री जैसे कि बायोगैस, लकड़ी का कचरा, कृषि तथा वन अवशेष या औद्योगिक अवशिष्ट जैसे अननवीनीकरणीय संसाधन, इतनों को रखा गया है बायो इथेनॉल में। कल को इससे भी प्रश्न आ सकता है कि बायोमास से जो इथेनॉल निकलता है उनमें क्या क्या है? तो चीनी युक्त सामग्री, गन्ना, चुकंदर, मीठा चारा, स्टार्च युक्त मकई, कसावा, सड़े आलू, शैवाल। सेल्यूलोज सामग्री को भी इसमें रखा गया है, जैसे लकड़ी का कचरा, कृषि और वन का अवशेष या औद्योगिक अपशिष्ट। ये जो है एक हुआ बायो इथेनॉल। दूसरा जिसका उपयोग कर सकते हैं वो है बायोडीजल, गैर खाद्य वनस्पति तेल। बायोडीजल में किसका यूज करना है? गैर खाद्य वनस्पति तेल, इसीलिए वो 2 खाद्य वनस्पति तेल था। एसिड तेल, खाना पकाने का तेल, पशु वसा और जैव तेल से बने फैटी एसिड से मिथाइल या एथिल एस्टर। तो इसके कारण ही जो है हमारा ये जो गैर खाद्य तेल कह दिया, इस कारण मूंगफली का बीज और कुल्थी इसमें हम लोग शामिल नहीं कर पाएंगे। ठीक, और अब मेरे काम का नहीं है तो खाली ये लिख देते हैं प्रक्रिया, क्लास में तो पूरा डिटेल्स पढ़ाते हैं। उन्नत जैव ईंधन, ड्रॉप इन ईंधन और बायो सीएनजी, ये 5 प्रकार के जैव ईंधन को कैटेगराइज किया गया है, जिसका प्रयोग आप परिवहन के ईंधन के रूप में कर सकते हैं या स्टेशनरी सामग्री के रूप में कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन 1। साइंस टेक के कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें वो दोनों में व्याख्या ही उसका व्याख्या है, कई में आगे जाकर बताना पड़ रहा है, तो आपको मिक्स जैसा लगेगा। साइंस टेक पढ़ने का सबसे सरल उपाय है, कोई भी पब्लिकेशन हो, इसमें स्पेक्ट्रम भी आप ले सकते हैं, कोई उसमें गुरेज नहीं बताए, तो जहां जरूरी है वहां हम पीछे नहीं हटेंगे। आप झूठे इतिहास, भूगोल और संविधान में इतना अच्छा अच्छा राइटर के होते हुए लपेटे में ले लेता है लोग ये आलतू फालतू किताब। आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, दृष्टिकोण मंथन ले सकते हैं, जो लेना हो आपको, परीक्षा मंथन वाला जो है उसका ले सकते हैं, दृष्टिकोण मंथन नहीं, परीक्षा मंथन है उसका ले सकते हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर चूंकि कोई यूनिवर्सिटी में सिलेबस तो इस तरह का है ही नहीं, और वो खोजने जाएंगे तो फिर बहुत लपेटे पड़ जाएंगे। अब एटॉमिक एनर्जी के लिए हम अगर बीएससी का फिजिक्स लेने जाएं तो लपेटे में पड़ जाएंगे। इसीलिए इसमें हम लोग कहते हैं कि ठीक है अब गाइड से काम चला लो, क्या करोगे, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो गाइड पढ़ करके हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम या मान लीजिए परीक्षा मंथन, आपको जो पसंद आए उसमें से। गुजराती में तो मैं भी इतनी मोटी किताब लिखा हूँ साइंस एंड टेक का, तो मोटा मोटी लोग उसमें वही लिखते हैं।
तो आप उसको पहले एक बार ट्रेडिशनल जरूर पढ़िए। ट्रेडिशनल पढ़ने से आपके अंदर एक सोच डेवलप होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कहा जाए कि भाई एटॉमिक एनर्जी पढ़िए, तो 3 चरणों में एटॉमिक एनर्जी डेवलप हुआ, तो वो क्या है एक बार अपने उसको जानें। क्वेश्चन तो करंट ही आएगा, लेकिन हम उसको जानें। और अब अगर इसको कहें कि बायो ईंधन 2018 अब करंट नहीं रहा, तो आप देख लीजिए, ऐसे भी पढ़ना पड़ता है। तो आप पहले उन किताबों को पढ़ के, और गुजराती में मेरे से बढ़िया तो कोई नहीं लिखा है। याद करिएगा, पॉलिटी में एक बार नहीं बोले थे, हिस्ट्री में एक बार नहीं बोले थे, लेकिन गुजराती में जो मेरी साइंस एंड टेक है, मैं सबका देखा हूँ, कोई नहीं लिख पाया है, क्योंकि हमने ट्रेडिशनल और करंट दोनों को कंबाइंड किया है उसमें। तो पहले आप इसको ट्रेडिशनली पढ़ लीजिए, उसके बाद योजना कुरुक्षेत्र आप रखिए, उसमें भी कई बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है लेख उखाते रहता है, उसको देख लीजिए। क्रॉनिकल आप पढ़िए, क्रॉनिकल जरूर पढ़िए, अच्छी मैगजीन है, मैं सबसे बड़ा सपोर्टर हूं प्राइवेट पब्लिकेशन का होने के बावजूद। तो क्रॉनिकल की मैगजीन है, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, उसको पढ़िए। ये हमने कहा उन बच्चों के लिए जो पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन बेस्ट तो है कि अखबार पढ़िए। अखबार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगर कोई न्यूज आया है तो वो बेस्ट है। उसके बाद थोड़ा बहुत जो है, मैं एक दिन लिस्ट भी बता दूंगा, थोड़ा बहुत जो है पीआईबी के साइट्स पे भी देख लेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या क्या आया। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइट्स को भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि वहाँ से कुछ नया आया कि नहीं अपना लेटेस्ट। तो इस तरीके से आप बाकी किसी के नहीं पढ़ेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, खाली भटकाने वाला काम है। कोचिंग वाले का तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, चाहे वो दिल्ली से क्यों नहीं है, सब इधर देखे थे, इसका तो यही होगा। अरे बताओ क्या है, व्याख्या करने आए हो दोस्त, तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से पढ़िए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निमज्जनी सबमर्सिबल पंप जो हम रखते हैं अंदर, पंप के लिए नहीं। क्या देख रहे हैं, सबमर्सिबल पंप के लिए नहीं। अरे दोनों यूज होगा, आज के डेट में टेक्नोलॉजी आ चुका है, दोनों का प्रयोग हो रहा है। सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्रीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है, पिस्टन वालों के लिए नहीं। अरे दोनों का दोनों में अब यूज हो रहा है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं, और आंसर है डी, ना तो 1 और ना तो 2। तब व्याख्या क्या होगा कि सौर ऊर्जा के जल पंपों का प्रयोग पृष्ठीय पंप और निमज्जनी दोनों पंपों के लिए किया जा सकता है, और सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्रीय और पिस्टन वाले दोनों पंपों के लिए किया जा सकता है। अब आइए अगला प्रश्न। इस्पात स्लैग निम्न में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? आधार सड़क निर्माण के लिए, कृषि मृदा में सुधार के लिए, सीमेंट के उत्पादक के लिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें। सब लोग डी में जाएगा, हम भी जाएंगे, मालूम है तीनों में होता है, बट यहां है कि आपको यह बताएं कि इस्पात स्लैग क्या है, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो देखिए, स्टील निर्माण उद्योग से प्राप्त यह एक बाय प्रोडक्ट है। इस्पात स्लैग, स्टील स्लैग, स्टील निर्माण उद्योग से प्राप्त एक बाय प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में स्टील निर्माण के दौरान इसका उत्पादन होता है। आधारभूत ऑक्सीजन फर्नेस जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑक्सीजन फर्नेस, फर्नेस दो प्रकार का हुआ, एक हुआ इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और एक हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑक्सीजन फर्नेस में आयरन ओर को गलाने से भी इसका उत्पादन होता है। तो इसका 2 प्रकार से उत्पादन होता है। अगर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में स्टील का निर्माण करेंगे तब भी उत्पादन होगा, बल्कि ज्यादा होगा, और आधारभूत ऑक्सीजन फर्नेस में लौह एस को गलाने से, जब हम आयरन ओर को गलाते हैं तब स्टील स्लैग का निर्माण होता है। इसका रासायनिक संरचना क्या होता है? या तो CaO है, या तो SiO2 है, या तो Fe2O3 है, Al2O3 है, MgO है। ये इसको 5 प्रकार से स्टील स्लैग को वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है नेचुरल एयर कूलिंग स्टील स्लैग। नेचुरल एयर कूलिंग स्टील स्लैग अपने आप क्लियर हो रहा है। वाटर स्प्रे स्टील स्लैग,
वाटर क्वेंचिंग स्टील स्लैग, एयर क्वेंचिंग स्टील स्लैग और सैलो बॉक्स चिलिंग स्टील स्लैग। सबको क्लास में पढ़ाना चाहिए कि क्या क्या है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ है? तो आधार सड़क के निर्माण में, सीमेंट उत्पादन एवं सीमेंट में, भवन निर्माण में, कृषि मृदा में सुधार में, इतने जगह इसका उपयोग होता है और इनमें से तीनों ऑप्शन में था, इसीलिए आंसर है डी। अब आइए क्वेश्चन 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमेशा ध्यान रखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 10 से 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन इस बार है, ऐसे नॉर्मली 10 से 12 आता है, मिक्स होता है। 12 है तो 5 या 6 ट्रेडिशनल है, 5 या 6 उसका करंट। करंट पार्ट के लिए आपको बता दिए कि योजना, कुरुक्षेत्र, क्रॉनिकल, मैं अखबार जिसमें साइंस एंड टेक का आता हो, हिंदू पेपर भी उसमें से आप पढ़ सकते हैं। मैं तो हिंदू के प्रति, पेपर के प्रति ना तो कोई बैर रखता हूं और ना ही कोई समर्थन। अगर अंग्रेजी आती है तो बिल्कुल पढ़िए, या नहीं आती है तो दिल्ली के कोचिंग का ऐड देखने के लिए क्लासिफाइड में मत खरीदिए। दोनों ही बात है कि दिल्ली वाला का ऐड उसी में आता है, हमसे ज़्यादा कोई उसमें ऐड नहीं दिया है। जिस वक्त हम पाली पढ़ाते थे ना, महीना में 18 दिन हिंदू के क्लासिफाइड में मेरा ऐड होता था, पाली रजनीशो तोमरो। तो उसके लिए हिंदू पेपर मत पढ़िए कि अगर बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती है तो समय गंवा के क्या करिएगा, और अगर अंग्रेजी आती है तो जरूर पढ़िए, अच्छा ये पेपर है। तो क्या कहते हैं, हिंदू पेपर पढ़िए, उसमें दिखेगा। और भी कोई दूसरा पेपर ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं आता है, हाँ उसके हेडिंग को लेकर के थोड़ा इंटरनेट सर्च करना पड़ेगा। हिंदू में थोड़ा डिटेल्स दे देता है, इसमें हो सकता है कि मूल बात लिख के चला जाए, उस हेडिंग को आपको सर्च करना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखें, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद, पारद का मतलब मरकरी, अंतर्विष्ट है। दूसरा, कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तीसरा, भारतीय कोयले में राख की मात्रा अधिक पाई जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो हम भी डी जाएंगे कि इसके तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन इससे आपका समस्या का सॉल्व नहीं हुआ है। थोड़ा जाने तो कि कोल एस है क्या, तब ना आपको एक तरह से मेरा डेमो भी हुआ कि हम आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस तरीके से पढ़ाएंगे। तो देखते हैं हम लोग। हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तोमर सर कभी भी बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते हैं, जबकि मेरा मूल विषय ग्रेजुएशन में फिजिक्स ही था, लेकिन वो हम नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री से सवाल ही बहुत कम होता है, 1 या 2। अब बायो के लिए हमारे यहाँ अलग से फैकल्टी हैं जो केवल बायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो मैं केवल साइंस एंड टेक पढ़ाता हूँ, इतिहास, संविधान, भूगोल और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इस 4 में कहीं कोई समस्या नहीं है। जिस तरीके से आप एक मतलब कि बड़े से बड़े क्लास में जाके जो लेवल का लेते हैं उससे कम नहीं देंगे, ज़्यादा देंगे, कम नहीं देंगे, इसकी गारंटी है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब कोल एस क्या है? तो सबसे पहले जो परिभाषा है वो बता दें। और ऐसे तो क्या है, कोयला से जलाकर, मतलब कि थर्मल पावर जिसमें हम कोयला का यूज करते हैं, उसमें कोयला के जलने से जो राख बनता है उसको हम कहते हैं कोल एस। एकदम सिंपल चीज है। अब देखिए इसका परिभाषा क्या लिखे हैं। कोयले की राख का उत्पादन मुख्य रूप से कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों में कोयला के जलाने से होता है। अब इसको कोल कंबसन रेसिडुअल्स भी कहते हैं। जलाने के बाद जब अवशेष बचा तो रेसिडुअल्स होगा, और कोयला के जलाने से होता है तो कंबसन, और कोयला जला तो कोल कंबसन रेसिडुअल, CCR इसको कहते हैं। ऐसे करके मार्क्स के लड़के को समझाते हैं कि कोई भारी नहीं है भाई, कोयला के दहन से जो अवशेष बचा वो है कोल एस। तो कोयला का अंग्रेजी कोल, दहन को कंबसन भी कहते हैं, राख है तो अवशेष ही है ना, रेसिडुअल, तो कोल कंबसन रेसिडुअल भी कहते हैं। कोयले की राख मतलब कोल एस में कई चीज शामिल होता है। एक को कहते हैं फ्लाई एश। ये क्या है? तो ये अत्यंत महीन पाउडर की तरह सामग्री है।
वो मतलब कि कोल ऐश सबको कहा जाएगा, उसमें अलग अलग नाम वर्गीकृत कर रहे हैं। तो उसमें से फ्लाई ऐश किसको कहते हैं? तो जब बॉयलर में कोयला को पीस करके उसके बाद जब हम जलाएंगे तो वो अत्यंत महीन बारीक राख बनेगा, सीधी सी बात है, उसको कहते हैं फ्लाई ऐश। बॉटम ऐश, जो कोयले का मोटा कण होगा जब वो जलेगा तो फ्लाई कर नहीं सकता, हल्का है ही नहीं, तो धीरे 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 क्या होगा, क्या कहते हैं, कोयला के पास ही मिट्टी के तल में जम जाएगा, उसको कहते हैं बॉटम ऐश। वो ऐश जो बॉटम में चला गया। बॉयलर स्लैग, वो जो भट्ठी है, भट्ठी से जो पिघला हुआ राख निकला, जब राख निकला भट्ठी से, तो उसमें वो पिघला हुआ है। जब वो पानी में ठंडा होगा तो ठंडा होने के बाद वो क्या होगा, अत्यंत चिकना और चमकदार हो जाएगा, उसको कहते हैं हम लोग बॉयलर स्लैग। चिकना है और चमकदार है, लेकिन वो था क्या, जब वो भट्ठी से निकला था तब वो मोल्टेड ऐश था, और वो मोल्टेड ऐश जब पानी में जो है गया और ठंडा हुआ तो उससे बना, क्या कहते हैं, बॉयलर स्लैग। अब आइए, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन मटेरियल। कोयले से चलने वाले बॉयलर से सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने की जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं, जिस चीज को अपनाते हैं, वो जो कीचड़ युक्त सामग्री बनाता है, उसको कहते हैं हम लोग फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन मटेरियल। और अन्य अनेक उत्पादन हैं, जैसे फ्लूडाइज बेड कॉम्बेशन एस या सेंट सेफेर सेरेबल रेसिडुअल्स, ये सब इसके अन्य हैं। लेकिन इतने चीज जाने हम लोग कोल ऐश में। अब जाने कि कोल ऐश में होता क्या क्या है। आर्सेनिक, लेड, मरकरी, कैडमियम, क्रोमियम, सिलेनियम के साथ साथ एल्यूमिनियम, एंटीमनी, बेरियम, बेरिलियम, बोरॉन, क्लोरीन, कोबाल्ट, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकेल, थैलियम, वेनेडियम और जिंक पाए जाते हैं। ये हमने रिपोर्ट लिया है। ये कहां से पाया गया, ये लाइन यूएस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ह्यूमन इकोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट ऑफ कोल कंबशन वेस्ट, ये उसका शीर्षक था, जो उस एजेंसी का जर्नल्स था। उसके अप्रैल 2010 ईस्वी में अंक में ये छपा है। वहां पर ये लाइन बताया गया है कि ये पाए जाते हैं। अब ये करता क्या है, तो ये अगर वो क्या कहते हैं मेल्टेड वाला निकला तो वो नदी को जो है प्रदूषित करेगा। अगर वो धीरे 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 और जो क्या कहते हैं भारी वाला नीचे जमा बॉटम, वो अगर उसके बाद धीरे धीरे जमीन के अंदर चला गया तो ये ग्राउंड वाटर को प्रदूषित करेगा, पीने के जल को प्रदूषित करेगा। और फ्लाई ऐश जो निकला वो हवा को प्रदूषित करेगा। अब प्रदूषित से हमें क्या हो सकता है, तो ये कैंसर का कारण बन सकता है और हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये हुआ इसका पहले की व्याख्या कि कोल ऐश में क्या है। अब आइए, कोयला संचालित जो विद्युत संयंत्र है, कोल फायर पावर प्लांट, अब जरा इसके बारे में जानें। तो यह एक थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो विद्युत के उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग करता है। कोयला जला करके अब फिर बिजली बनाता है। अभी पूरे वर्ल्ड में जितना एनर्जी बन रहा है उसका 1/3 एनर्जी अकेला कोल बेस्ड थर्मल पावर से बनता है, पूरे विश्व का। अब कोयला संचालित विद्युत संयंत्रों में जब हम दहन करते हैं, जब हम कंबसन करते हैं, तो उस वक्त कोयला और गर्म हवा आपस में अभिक्रिया करेगा, तो कार्बन, और जब हवा करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। सल्फर होता है तो सल्फर का ऑक्साइड बनाएगा। नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड भी इसमें उत्सर्जित होते हैं। यही था दूसरा ऑप्शन कि जब हम
कोयला जलाते हैं तो वो जब गर्म हवा के संपर्क में आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण करता है। अभी एनटीपीसी के अधीन भारत में 24 कोयला संचालित विद्युत संयंत्र है, जिसकी कुल स्थापित क्षमता 45,410 मेगावाट। दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। अब आइए तीसरा, भारतीय कोयले की विशेषता क्या है। ये तो आप कहीं पढ़िए मिलेगा, ज्योग्राफी में जाइए वहां मिलेगा, और साइंस टेक में आइए यहां मिलेगा कि भारतीय कोयले में अब राख की मात्रा ज्यादा है और सल्फर की मात्रा कम है। ये पूरा चार्ट छपा था हिंदू पेपर में। भारतीय कोयले में 35 से 45% राख है। ये उनका पूरा छपा था। 79 में क्या था, फिर 99 में क्या था, 2000 में क्या था, अभी क्या है, ऐसे। और 25% इसमें फिक्स कार्बन पाया जाता है। ये था आपका कोल एश के बारे में। जिस समय साइंस एंड टेक में आप एनर्जी चैप्टर पढ़ते हैं, अब रास्ता बता देते हैं, और उसमें जब कोयला से एनर्जी उत्पन्न करते हैं तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, एनटीपीसी के थर्मल पावर वाला ही पूरा लिस्ट याद कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा ना, इससे क्या नुकसान है, थर्मल पावर एनर्जी को हमको क्यों अब ज़्यादा से ज़्यादा अब प्रेफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी है नहीं। अब हमारे पास इतने सारे सोर्स आ चुके हैं, उसमें सबसे बड़ा सोर्स सोलर वाला है, तो हम उसका उपयोग क्यों ना करें। इन सब चीज़ों को जब आप पढ़िए, प्लस उसके बाद कुछ अखबार में आते रहे तो उसको देखिए। अब आइए अगला प्रश्न। कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है। कच्चे तेल, बहुमूल्य धातु, दुर्लभ मृदा तत्व, यूरेनियम। तो ये कच्चे तेल है ए, ये सबको ही जानते हैं। सबको ही का मतलब टीचर ग्रुप में, और जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़े हैं उनकी भी बात करेंगे। हमारा मूल उद्देश्य है व्याख्या करने का, मतलब कि साइंस एंड टेक में जब आप ट्रेडिशनल पढ़ते हैं तो उसको कैसे करंट से जोड़िए, अपना नोट्स बनाइए। और इतनी मोटी किताब अगर विश्वास की ही है, मेरे प्रकाशन की, तो उसमें से आप अपने काम का पिक कर लीजिए और जगह छोड़ दीजिए और घटना देखते रहिए, उसमें नया डालते रहिए। आप दोनों मिला लीजिए, साइंस एंड टेक में मस्त होके घूमिए, कुछ नहीं प्रॉब्लम है। तो जरा देखते हैं हम लोग। तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल का एक विशिष्ट ग्रेड है। विश्व में मूल्य निर्धारण के लिए 3 ग्रेड है, 3 मार्क बेंच है। एक ब्रेंट है, एक दुबई क्रूड है, और एक वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। अरे अमेरिका का वेस्ट टेक्सास, समझ गए ना। तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल का एक विशिष्ट ग्रेड है, जो ब्रेंट दुबई क्रूड के साथ तेल के मूल्य के निर्धारण में मुख्य बेंचमार्कों में से एक है। मतलब तेल के मूल्य का निर्धारण 3 जगह से ही होता है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी तेल का ये स्टॉक एक्सचेंज है, या ब्रेंट, या तो दुबई क्रूड। इस्लामिक कंट्री यानी मध्य एशिया से जितना निकलता है उसका निर्धारण दुबई वाले से होता है। यूरोप से जितना निकलता है वो ब्रेंट से होता है, और अमेरिका से जो निकलता है वो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट से होता है। हो तो गया हमारा आंसर, लेकिन नहीं, ये क्यों आया क्वेश्चन। तो पहले इसके बारे में कि अमेरिका में जो तेल निकलता है, जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल का के मानक पर जो तेल होता है, उस तरह का कहीं और अगर निकलता हो तो उसकी क्या विशेषता है। तो यह लाइट स्वीट ऑयल के रूप में जाना जाता है। लाइट स्वीट ऑयल क्यों? क्योंकि इसमें 0.24% सल्फर होता है, बहुत कम सल्फर होता है, और इसका डेंसिटी भी कम होता है। अब क्या कहते हैं, एक क्यों क्या कहते हैं चर्चा में रहा। तो अप्रैल 2020 में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का जो ये देखें न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज के तेल वायदा अनुबंध की अंतर्निहित वस्तु है, जिसे उच्च गुणवत्ता वाला तेल माना जाता है। अब ये चर्चा में क्यों रहा, आपको क्यों क्वेश्चन आया। तो लॉकडाउन के दौरान अप्रैल 2020 में इसका जो है कीमत -40.32 बैरल गिर गया था।
माइनस का मतलब ये हुआ कि अगर कोई आदमी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का तेल खरीदेगा तो बेचने वाला को $40 उसको देना पड़ेगा, ऐसे समझना है। यहां तक गिर गया था कीमत, इसलिए जो है क्या कहते हैं ये चर्चा में रहा। ऐसा करंट आता है, हमारा एकदम पैनी नजर होना चाहिए साइंस एंड टेक के चैप्टर का करंट। क्या क्या पढ़ना है भाई? एनर्जी पढ़ना है। जरा एनर्जी से कोई न्यूज आएगा तो देखेंगे कौन सा एनर्जी पढ़ना है। तो परंपरागत और गैर परंपरागत, एटॉमिक को अलग रखना है क्योंकि उसका उद्देश्य और भी है। अच्छा, तो परंपरागत में क्या पढ़ते हैं? कोयला पर आधारित, तो देखेंगे न्यूज कुछ आता है क्या? पेट्रोल प्रोडक्ट देखते हैं न्यूज कुछ आता है क्या? इस तरह से पहले इधर देख लेंगे। अच्छा, गैर परंपरागत, पवन ऊर्जा, इसमें कुछ आया क्या? सोलर एनर्जी, इसमें कुछ आया क्या? ठीक है ना, बायोमास, इसमें कुछ आया क्या? मतलब ऐसे करके हम लोग करंट पढ़ेंगे, फालतू वाला चीज नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, स्पेस टेक्नोलॉजी, तो उस पर देखते हैं करंट में क्या आ रहा है। कोई नया क्या कहते हैं डिफेंस से रिलेटेड कुछ है क्या? ठीक है ना, या फिर ब्रह्मांड चलते हैं, कोई वॉयेजर 2 छोड़ा गया हो उसके बारे में देखें। तो ब्रह्मांड को भी हम लोग साइंस एंड टेक में ले लेते हैं। ज्योग्राफी हम तो हम ही एक टीचर हैं तो हम नहीं झगड़ते हैं, नहीं तो बाकी ज्योग्राफी वाला टीचर झगड़ेगा, अरे ये तो मेरा वाला सवाल आया है। तो ये जो है वो झगड़ा नहीं समझना है, प्यार की बात कर रहे हैं। हर टीचर अपने अधिकार से कहता है कि मेरे में से आया है। तो इस तरीके से करंट ढूंढिए, और पूरे साल ट्रेडिशनल पढ़ाने के बाद मैं लड़के को यही कहता हूं कि अरे गाइड तो लो हमसे, कैसे करंट पढ़ना है साइंस टेक का बताते हैं, लेकिन वो दिल्ली वाला मटेरियल लेके मेरे सामने मत आना। अगर तोमर सर धुर विरोधी हैं किसी का तो 2 ही चीज का, यही हिंदी माध्यम के लड़के के कैरियर को लेके डूबा है। हम ऑन कैमरा कह रहे हैं, एक गाइड अच्छी किताबों को छोड़कर हरिश्चंद्र वर्मा और BL ग्रोवर और बिपिन चंद्रा जैसे किताबों को छोड़कर गाइड पढ़ता है लड़का, वो कैसे यूपीएससी निकालेगा? और दूसरा, परंपरागत मैगजीन को छोड़ करके आलतू फालतू के पीछे भागना। ये जो कुछ नए नए लोग मार्केट में आ गए, कुछ नहीं है, टीम बनाया है, पन्ना भरना चाहता है, आलतू फालतू चीजों को ट्रांसलेट करके आपको दे रहा है कि आप इतना पढ़िए और परेशान हो जाइए। और हम अपने राज्य के लिए तो कुछ कहेंगे ही नहीं। पहले इफिशिएंट तो हो मैगजीन निकालने वाला, पहले उसको पता तो हो कि ये न्यू टेक्सास इंटरमीडिएट क्या होता है। उसके लिए कोई मेरे पास शब्द नहीं है। इसीलिए हम कभी गुजराती मैगजीन का शिकायत भी नहीं किए हैं, क्योंकि पहले शिकायत के लिए लायक होना पड़ता है, तब शिकायत किया जाता है। कम से कम गाइड मैगजीन जो दिल्ली से निकलता है वो इतना कुछ तो लायक है, ताकि यहाँ के तुलना में तो उसका शिकायत करते हैं। ये तो शिकायतें के लायक नहीं है। इसके बारे में बोलना यानी अपना कद घटाना। मेरे सामने कई लोग आके बोलता है गुजरात में, फलाना टीचर बहुत पॉलिटी जानता है, चुप हो जाते हैं, क्या बोलना है उसके बारे में? कुआं में ढक है, देखा नहीं है टीचर, तब ने कह रहा है बहुत जानता है। अब बहुत जानता है तो क्लास 3 पढ़ाता है, पहले ये सोचना है। फलाना है, अरे बाप रे इतिहास जानता है, अरे इतिहास जानता है तो IAS का ऑप्शनल पढ़ावे तो मान लें कि उसको इतिहास आता है, पढ़ा रहा है तलाटी और कांस्टेबल और इतिहास जान गया, तो यही चीज है। भूगोल बहुत जानते, क्या कर जानता है भाई? पढ़ा क्या रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा PSI GPSC तक का जो है पढ़ाने का ताकत नहीं है, क्या पढ़ाएगा? इसीलिए हम लोग उस पर चर्चा ही नहीं करते हैं और कभी भी नहीं शिकायत करते हैं। क्यों? क्योंकि शिकायत के लिए पहले 0 पे तो आइए, माइनस वाले का क्या शिकायत करे आदमी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब है भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते हैं। कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का, कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का, कुछ विदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं और अन्य घरेलू उद्यमों द्वारा, और कुछ सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं और अन्य निजी स्वामित्व वाले। पहले ही बता देते हैं कि हम भावनगर में हैं और ये टाइप वाइप जो है अहमदाबाद में हुआ है, फोन से हम सही कराए हैं। B नहीं है तो नहीं मानना है, ठीक है ना? हमको लगा कि कहीं A हो, हम शायद इसको करेक्ट कराए थे, वहां से टाइप होके A आया था, तो A नहीं है B है। कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और कुछ अन्य घरेलू आपूर्ति।
जरा इसको जाने कि ये है क्या। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये पहला चीज ध्यान रखना है। इसके जनरल डायरेक्टर जनरल यूएनओ के मुख्य एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्य होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्य होते हैं। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को की गई थी। ऑस्ट्रिया के वियना में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसके 172 मेंबर हैं। इसके 2 क्षेत्रीय सुरक्षा कार्यालय, एक कनाडा के टोरंटो में है और दूसरा जापान के, देखिए यहां मिस्टेक किया है, जापान के क्योटो में है। यहां से कितना भी कराएंगे, चूंकि इसका टाइपिंग वगैरह जो है वहां हो रहा है, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है। हम अभी भावनगर में जो हमारे भावनगर नहीं, गुजरात के बच्चे ऑनलाइन जीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम यहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं बैठ करके। 350 घंटे का वो प्रोग्राम है और वो भारत डिजिटल क्लास पे अवेलेबल है। जो बच्चे मेरा उसमें 4 ही सब्जेक्ट मिलेगा, मेरा 4 सब्जेक्ट करना चाहते हैं और वो 4 मिला करके 200 मार्क बनता है। इतिहास, भूगोल, संविधान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप भारत एक डिजिटल क्लास के ऐप पे जाइए और वहां आईएएस फुल कोर्स पैकेज लिखा हुआ मिलेगा, उसमें जाइए और जो इंस्ट्रक्शन कहता है, सीधा पैसा भरने कहेगा, सीधी सी बात है। तो जो इंस्ट्रक्शन करता है भरिए और आनंद लीजिए। एक सब्जेक्ट में 100 घंटे का क्लास मिलेगा। ध्यान रखिएगा, एक बुद्धिज्म 6 घंटे है उसमें। बौद्ध धर्म, अब कहिएगा आपका तो बौद्ध धर्म था, तो ब्रह्मांड 12 घंटे है उसमें, ठीक ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर, भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास 7 घंटे है। संवैधानिक विकास 14 घंटे है। अब फंडामेंटल राइट्स कितने घंटे होगा ये हमको नहीं मालूम है, 12-14 घंटे है। एक आर्टिकल 1 घंटा पढ़ाए हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसका लाभ लीजिए। हाँ, लेकिन वो जीपीएससी के लिए है, यानी मैं गुजराती में नहीं बोल रहा हूं, मैं हिंदी में बोलता हूं, बट पीपीटी गुजराती में है। उससे निकलने के बाद ये जो मैं कर रहा हूं यूपीएससी का सॉल्यूशन, जस्ट अब इसके बाद उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ऐसे ही हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अगले दिन से आने लगेगा, मेरे 4 सब्जेक्ट। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब मैं इससे बाहर निकलूंगा तब विशुद्ध हिंदी भाषा में हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए ऑथेंटिक किताब के आधार पे, पेन ड्राइव कोर्स ने कि झूठे ठूस दिए, 350 घंटे का लेक्चर यही लेकर आऊंगा, यही 4 विषय का, और फिर वो पैकेज आपको मैं दूंगा। लेकिन अभी आप तब तक यूट्यूब पर आनंद लीजिए कि अकेला तोमर सर 4 विषय दिल्ली को चुनौती दे रहे हैं, गुजरात से चुनौती दे रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा। हमें बहुत अच्छा लगता है गुजरात, हम बहुत खुश हैं यहाँ, इसलिए हम यहाँ पे हैं। नहीं तो अगर दिल्ली में होते तो जिस तरह से पाली में पानी पिला दिए थे वही हाल होता सबका। तो बाकी लोग सुरक्षित है क्योंकि हम राष्ट्रकूट हैं, हमको दक्षिण में ही रहना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सामान्यतः इसके 3 मिशन हैं IAEA के, कि अपने सदस्य राष्ट्रों द्वारा परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। अब हम सब रिएक्टर अगर उसको देखने दे देंगे तो फिर वो क्या देखेगा कि क्या किसी में बम बनाने का काम करते हैं क्या, तो हम कैसे दे सकते हैं। और अगर वो निगरानी नहीं करेगा तो हमको जो है अपने घरेलू ईंधन से काम चलाना पड़ेगा। सदस्य राष्ट्रों को परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग से रोकना, देख रहे हैं ना, अगर हम उसमें कुछ मिलिट्री उपयोग कर रहे होंगे तो वो चेक कर लेगा, इसीलिए कुछ को नहीं देते हैं। और परमाणु सुरक्षा के लिए उच्च मानक को बढ़ावा देना, परमाणु सुरक्षा के लिए उच्च मानक को बढ़ावा देना, ये इसका 3 क्या कहते हैं उद्देश्य है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50। भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त
सामान्यतः निम्न में से कौन कौन लाभ दिए जा सकते हैं? पहले ही कह दिया कि साइबर क्राइम में बीमा कराइएगा तो फंड का हानि जो होगा वो तो देगा ही, और कुछ अन्य लाभ भी देता है, लेकिन उसके अतिरिक्त क्या क्या देगा? यदि कोई मैलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत, बिल्कुल सही है। यदि वह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है तो नए कंप्यूटर की लागत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब जरा हम लोग आगे बढ़ें। यदि साइबर बलात् ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने पर लगने वाली लागत। और चौथा, यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाले लागत। नीचे दिए गए कूट में से सही कूट को पहचानें। ए केवल 1 2 4, बी 1 3 4, सी 2 3, डी 1 2 3 4, तो आंसर होगा बी। लेकिन साइबर बीमा बस यही तो है। जब आप पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और 2013 में साइबर प्रोटेक्शन बिल आया था, तो क्या 20 तक उस पर बीमा नहीं आने लगा होगा? जब उस प्रोटेक्शन बिल में कहा गया था कि बहुत जल्दी हम एक जो है बीमा नियामक रेगुलेटरी लेकर के आएंगे, यही तो है थोड़ा सा जानने का, और क्या था इसमें? तो अब जरा हम लोग इसके बारे में जाने कि साइबर बीमा क्या है। तो यह आमतौर पर संवेदनशील ग्राहक जानकारी जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर इत्यादि से संबंधित आंकड़ों के उल्लंघन के लिए, इसके उल्लंघन के लिए जो हम व्यावसायिक देयता करते हैं, जो हमको कोई माने गलत पैसा मांगता है देना पड़ता है, उसको ये कवर करता है। साइबर बीमा डेटा उल्लंघन और अन्य साइबर घटनाओं के परिणाम स्वरूप होने वाले वित्तीय घाटे को कम करता है। पहला वाला गया है। अधिकांश साइबर पॉलिसी फर्स्ट एवं थर्ड पार्टी कवरेज होता है, यानी फर्स्ट पार्टी कवरेज भी मिलेगा और थर्ड पार्टी कवरेज भी मिलेगा। आप कैसा लेना चाहते हैं? फर्स्ट पार्टी कवरेज में क्या क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा को नुकसान या क्षति, ये फर्स्ट पार्टी कवरेज, कि डेटा के बीच में क्षतिग्रस्त, नष्ट या चोरी हुए इलेक्ट्रॉनिक डेटा या प्रोग्राम को बदलने या पुनर्स्थापित करने के लिए लागत को कवर करना। आ गया तीसरा स्टेटमेंट कि अगर किसी कारण से आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्षतिग्रस्त हो गया है तो उसको फिर से, या तो उससे जो हानि हुआ या उसको फिर से वापस करने में जो लागत आएगा वो, या हानि या हैकर हमला, वायरस या हमले के बाद सेवा देने से इनकार करने पर भी होगा। अगर कोई हैकर हमला करता है तब भी आपको ये मिलेगा। आपके कंप्यूटर में कोई डेटा लॉस हो जाता है तो भी जो है ये लागू होगा। अब आइए, डेटा को संरक्षित या पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए विशेषज्ञों या सलाहकारों को काम पर रखने की लागत, जो आप विशेषज्ञ रखिएगा उसका लागत देगा। आ रहा है सारा आंसर? आइए दूसरा, इसमें फर्स्ट पार्टी कवरेज में आय में कमी और अतिरिक्त व्यय, कंप्यूटर सिस्टम के जोखिम के कारण विफल होने से बचाने के लिए। अब आपका कंप्यूटर जो है किसी जोखिम में पड़ गया, उससे बचाने के लिए जो आप एडिशनल खर्च करेंगे और जितना देर तक कंप्यूटर बाधित रहा उससे जो आपके इनकम में कमी आई, उसको भी ये कवर करता है। तीसरा, ये सब फर्स्ट पार्टी कवरेज है। साइबर एक्सटॉर्शन, जब कोई हैकर कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर निर्धारित राशि भुगतान करने के लिए कहता है, उस समय ये कवर देता है। इसके अतिरिक्त है अधिसूचना लागत, अप्रतिष्ठा को नुकसान। अब आइए थर्ड पार्टी कवरेज में क्या क्या देता है। नेटवर्क सुरक्षा और गोपनीयता का दायित्व, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देता, डेटा उल्लंघन कानूनों की निगरानी करने वाले रेगुलेटरी एजेंसी के द्वारा फर्म पर लगाया गया जुर्माना, अगर आपके फर्म पर कोई जुर्माना लगाया तो वो, यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत। आ गया ना वकील वगैरह सब? इस तरीके से पढ़ना है दोस्तों कि हमको दिखे कि नहीं ये डायरेक्ट लाइन परीक्षा में आया है। अब आइए अगला क्वेश्चन, कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसको मानव शरीर में
औषधि और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा, इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरणीय होते हैं। उपरोक्त कथनों में से विचार करिए। डी आंसर है। एक बार हम भी थोड़ा हाथ ऐसे करते हैं, बहुत आसान है, डी आंसर है। लेकिन जरा इसका व्याख्या सुनिए। तो साइंस एंड टेक में हम कमेंट नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि देखिए इसका ऑथराइज्ड बुक्स नहीं है, और जो है बिल्कुल है, एक ऊर्जा प्रकाशन विभाग में जाके खरीद लीजिए, एक बायोटेक्नोलॉजी पे किताब अलग से है, तो वो बहुत ज़्यादा आपका एग्जॉस्टिव हो जाएगा, और प्लस उसके बावजूद करेक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए इसमें जो भी टीचर अपने हिसाब से दे रहा है वो बेचारा बेस्ट ही दे रहा है। इतिहास में भी और पॉलिटी में भी हम टीचर का शिकायत नहीं किए हैं। टीचर अपने हिसाब से बिल्कुल सही पढ़ा रहा है। वो टीचर जो किताब लेके मार्केट में आया है, ये भाई तुम्हारा काम नहीं है। ये ऑथेंटिक लेखक को लिखने दो, कल को तुम इतिहासकार बनने लगो तो चलो फावड़ा लेकर के लोथल खोदो, अब देख करके बताओ उसके बाद। तो टीचर का काम है, राइटर कोई और होता है। सिनेमा को ही देख लीजिए ना, हम लोग एक्टर हुए ना, राइटर कोई और होगा, डायरेक्टर कोई और होगा, प्रोड्यूसर कोई और होगा, यहां सब काम अकेले करना है। कुल मिला के सिनेमा बन गया खिचड़ी। इसीलिए राइटर कोई और होगा, हम केवल उस ऑथेंटिक राइटर का जो है जावेद अख्तर होगा, हम उसमें एक्टिंग अच्छा करेंगे। यहां हम ही राइटर बन जाएंगे, हम ही एक्टर बन जाएंगे, क्या होगा? इस कारण से डिटोरिएशन हुआ है हिंदी मीडियम में कि कोई भी टीचर हो वो कहीं से काट के किताब लेके, ऐसे मुखर्जी नगर में देखिए, ऐसे कांख में दाबे हुए अलग घूम रहा है कि हम कुछ निकाले हैं। अरे क्या निकाले हो? काटिए न लाए हो जी? कोई क्या तुम रिसर्च किए हो? रिसर्च करते तो पीएचडी नहीं कर लेते उस विषय में? तो ये प्रॉब्लम है। तो आपको, इसलिए हम साइंस एज ए टीचर सब अच्छा कर रहा है। जो टीचर, चाहे मैं भी हूं उसमें शामिल, अपनी सीमाओं को लांघ करके बुक राइटर का काम कर रहा है बिना उस अनुभव के, वो गलत है। तो चलिए अब आगे देखें इसमें। तो ये है क्या व्याख्या? कार्बन का बना यह ट्यूब, जिन्हें आमतौर पर नैनोमीटर में मापा जाता है, कार्बन नैनोमीटर कहलाता है। 1993 में एजिमा और इचिहारी और बेथुन एट अल के द्वारा इसको जो है खोजा गया था। कार्बन नैनो ट्यूब के मुख्य उपयोग क्या है? ऐसा नहीं कि उसमें जो लिखा है वही बता देंगे, और बताने जा रहे हैं। इसकी नैनो संरचना के कारण, इसकी संरचना नैनो है, इसीलिए उसके अंदर दवा का एक मॉलिक्यूल डालकर हम इसको शरीर के अंदर वांछित स्थान तक भेज सकते हैं। तो जो दवा हम शरीर के अंदरूनी भाग तक नहीं भेज पाएंगे, वो कार्बन नैनो ट्यूब के माध्यम से हम उसको वहां पर भेज सकते हैं। नैनोफिब्रोस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरी हम बना करके, क्योंकि ये क्या है, नैनोफिब्रोस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, और हम इसको आर्टिफिशियल जो है क्या कहते हैं, ब्लड कैपिलरी का यूज कर सकते हैं। उसको अतिरिक्त ब्लड दे सकते हैं अगर हमारा वो ब्लड का जो है अगर नस वगैरह जो है जम गया। इसका उपयोग हम बायोकेमिकल सेंसर के लिए कर सकते हैं, जैव रासायनिक संवेदक। ऑक्सीडेटिव एंजाइम के द्वारा इसका डिग्रेडेशन किया जा सकता है, इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट सही हुआ कि यह बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन उसके लिए ऑक्सीडेटिव एंजाइम का हमको प्रयोग करना पड़ेगा, यह जानना है। आगे के सवाल में अगर यही आ जाए, प्रदूषित पानी को साफ करने में इसका उपयोग है, सौर ऊर्जा के भंडारण में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, अधिक प्रभावी विद्युत संचारण लाइनों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, और मॉलिक्यूलर सिरिंज में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यह है कार्बन नैनो टेक्निक का उपयोग। अब निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। पहला, खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना। सेकंड, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना।
और तीसरा डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई व्हेल के श्वास के नमूने को एकत्र कर। दरअसल पहला दो बेहद सिंपल दिया जान करके कि ड्रोन से, अब ज्वालामुखी के मुंह में कौन जाएगा क्रेटर में, आम आदमी, तो ड्रोन से जो है हम फोटो ले सकते हैं। क्या कहते हैं, खेत के फसल में जो हम जाते हैं पेस्टिसाइड छिड़कने, कई तरह का नुकसान हो जाता है। कई बार आंख में ही लग गया, मुंह बांध करके छिड़कते हैं तो कई बार नाक में सांस लेने के कारण, तो ड्रोन से छिड़क देंगे। ये दो सब कोई जानता है। तीसरा है करंट अफेयर्स, अभी बताते हैं, इसका ही कहानी सुनाएंगे। ये जब आपको आएगा तो, और इसी प्रकार का दोस्तों व्याख्या एकदम तैयार रहिएगा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, और बिल्कुल आपके तोमर सर इस बात का बीड़ा उठाए हुए हैं, एकदम ये बीड़ा उठाए हुए हैं कि कहीं भी क्लास 1-2 का परीक्षा होगा भारत के हिंदी भाषी राज्यों में, तो उसका भारत का इतिहास, भूगोल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पॉलिटी, इसका जो है बिल्कुल ही सर जो है आपको व्याख्या देंगे। और काजी सर का जब तक सहयोग रहेगा मैथ भी आपको मिलेगा, चिंता नहीं करिएगा। काजी सर हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो शौकिया आपको फ्री सेवा देने आ जाते हैं। वो बैंक में नौकरी करते हैं, IBPS वो 7 बार निकाले हैं, इसलिए वो कोई टीचर बन के आपके सामने नहीं आते हैं, सरकारी नौकरी वाला आ भी नहीं सकता। ये YouTube का फ्री सेवा है, हमारे दोस्त हैं इसलिए आपके पास आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत जल्द अब हमारा सीरीज UPPCS का ऐसे ही व्याख्या वाला आ रहा है। मेरा उद्देश्य वो 1 2 3 4 गिनने वाले लड़के के लिए नहीं है कि गिन लिया, मार्केट में पूछ लिया कितना मेरिट जा रहा है भाई, 96, उसके बाद शुरू हो गया, अरे यार मेरा जो है 94 हो रहा है, मेरा 96 हो रहा है। अरे भाई 2 महीना 1 महीना प्रतिष्ठा ले घूमोगे कि PT के आसपास हो, दिल से पूछे हो कि फेल तो हो ही रहे हो, अगर नहीं है उतना तो जब रिजल्ट नहीं आएगा ना तो उस दिन वही आदमी हंसेगा कि झूठ बोलता था। इंसान का आदत है, पास हो जाओगे तो वाह वाह करेगा, नहीं होगे तो इसीलिए 10 कोचिंग से सलाह लेकर के कि कितना मेरिट जाएगा और तब अपना मेरिट सेट करता है, ये सब बहुत पुराना है। आज तो इतना ज़्यादा हो गया, हम लोग के टाइम में 98-99 में यही होता था कि लड़का दिल्ली विश्वविद्यालय के जुबली हॉल हॉस्टल में दौड़ता था, ग्वायर हॉल में दौड़ता था हॉस्टल में, तब आके मुखर्जी नगर में कहता था ग्वायर हॉल के अनुसार इतना मेरिट जा रहा है, जुबली के अनुसार इतना जा रहा है, ठीक है ना, मानसरोवर के अनुसार इतना जा रहा है, अपना जोड़ के उसी के आसपास कहता था मेरा इतना जा रहा है। ये सब केवल मन का भुलावा है दोस्तों। मात्र 1.5 महीना, अगर आप नहीं हैं तो अगले परीक्षा का सीरियसली तैयारी करिए। तो मेरा उद्देश्य है कि क्वेश्चन में कहां आपसे मिस्टेक हुआ है, हम ज्ञानी आदमी नहीं हैं, आगे क्या पढ़िए, कहां आपने गलती किया था, किस चीज को आप छोड़े थे जिस कारण से ऐसा हुआ, इसके लिए व्याख्या लेके आए हैं दोस्तों। तो असली है इसमें 3 और तीसरा भी सही है, इसीलिए तकनीक के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। आंसर है D 1 2 3। लेकिन पहला दोनों का परंपरा के अनुसार व्याख्या करेंगे एक-एक लाइन, तीसरा करेंगे बेहतरीन व्याख्या। और बार बार कह रहे हैं दोस्तों कि आप जिस भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, तीनों ही चैनल मेरे लिए एक बराबर है। रजनीश तोमर सर फॉर UPSC ट्रैकर में अगर आप अभी हमको देख रहे हैं तो वहाँ सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने जा रहे हैं। आप कल ही देखे होंगे कि आपको ब्रिक्स जो नवंबर में हुआ था उसके बाद के सम्मेलनों पर हमने पढ़ाया, पहले ब्रिक्स पढ़ाया और फिर उसके बाद अप्रैल में 2020 में, सितंबर 2020 में जो सम्मेलन हुआ वो, तो लेक्चर भी आते रहेंगे। ऐसा नहीं सोचिएगा कि केवल क्वेश्चन, अभी परीक्षा हुआ है तो अभी पहले क्वेश्चन ही बात करेंगे ना, ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर लेक्चर भी देंगे आपको। करंट के टॉपिक तो मैं बता रहा हूं कि इससे मैं बाहर निकल जाऊं, एक तो हफ्ता में रहेगा ही। जैसे अभी ब्रिक्स आपने कल पढ़ा, उसके पहले आप आसियान देखे थे, उसके पहले आप ग्लोबल इनोवेशन देखे थे। तो तीनों ही चैनल पर जहां आप हमको देख रहे हैं, अगर आप भारत एकेडमी के चैनल पे देख रहे हैं तो वहाँ सब्सक्राइब करिए, अगर आप रजनीश तोमर सर फॉर UPSC ट्रैकर देख रहे हैं तो वहाँ सब्सक्राइब करिए, अगर आप विश्वास एजुकेशन का चैनल देख रहे हैं तो वहाँ करिए। मेरा लेक्चर तीनों जगह अवेलेबल होगा। हमें
कि लड़का कट जाएगा, मेरा के कम हो जाएगा, ये सब का हमको चिंता नहीं है। वो के वगैरह वो देखता है जिसको कि मन में कुछ है। हम भगवान बुद्ध के शिष्य हैं। याद करिए जब उनको ब्रह्मा जी कहे थे, ये कहानी है महावग का, कि हे भगवान, वो जब भगवान बुद्ध को ज्ञान मिल गया था ना, तो वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद 7 सप्ताह तक विभिन्न वृक्ष के नीचे घूमते रहे और ज्ञान का उपदेश देना किसी को नहीं चाहते थे। तो ब्रह्मा जी अवतरित होकर के उनको कहे कि भगवान आप उपदेश दीजिए, धार्मिक कथा का कहानी है, इसलिए ना तो इस पर कमेंट ना कुछ, इतिहास नहीं है, ये कहानी है, इसी पर समझिएगा कि हम बौद्ध धर्म क्यों इतना अच्छा पढ़ाते हैं। तो ब्रह्मा जी उपस्थित होकर के कहे कि हे भगवान आप उपदेश देने निकलिए, नहीं तो ये संसार नष्ट हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध एक तालाब का उदाहरण दिए, बोले इस तालाब में देखिए पानी के अंदर काई ही काई जमा है। मतलब वो बोले संसार एक तालाब है, पानी पाप का लेवल है, अंदर पापी लोग हैं। बोले कुछ पानी के लेवल पे, यानी आधा पापी आधा पुण्यात्मा, और कुछ पानी के ऊपर है पौधा, फूल निकलता है। तो मेरा ज्ञान तो ये ऊपर वाला ही समझ पाएगा, काई नहीं समझ पाएगा। अभी नहीं सोचिएगा कि आपको काई कह रहे हैं। बच्चा को कोई काई कहता है, आप मेरे विद्यार्थी हैं भाई, व्यूअर भी विद्यार्थी ही होता है, आपको उदाहरण समझा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी इनको बोले कि अच्छा आप समझ गए कि 3 तरह का इंसान है दुनिया में, पापी आधा पापी पुण्यात्मा। तो इनको ले गए पहाड़ के ऊपर, बोले नीचे देखकर बताइए कि इनमें से आने जाने वाला आदमी में कौन लंबा है और कौन नाटा है। तो भगवान बुद्ध बोले इतनी ऊंचाई से कैसे कोई बताएगा कि कौन लंबा है और कौन नाटा है। तो ब्रह्मा जी बोले कि जिस प्रकार ऊंचाई से नहीं बताया जा सकता है कि कौन लंबा और नाटा है, तो वैसे ही जो ज्ञान के ऊंचाई पे है वो कैसे कह सकता है कि ये पापी है ये पुण्यात्मा है। आप तो बस उपदेश दीजिए और के मत देखिए, उपदेश दीजिए, जो सुनेगा जो आपको फॉलो करेगा उसका भला होगा, जो नहीं करेगा उसका नहीं होगा। 275 के हो गया, क्या फर्क पड़ता है, पास तो 10,000 कौन करना है जो पीटी निकालेगा, और उसमें हिंदी मीडियम वाला तो 2,000 न होगा। तो ये 273 के हिंदी मीडियम वाला किसी को फॉलो कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा लड़का तो वही 2,000 है। अगर वो 2,000 में हमको अगर 200 फॉलो कर रहा है, 500 फॉलो कर रहा है, तो वो ताकत है। अच्छा लड़का हमको फॉलो करे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग तो भगवान बुद्ध के श्रेणी में है कि आप जो है हमको लाइक करिए, डिसलाइक करिए, फॉलो करिए, नहीं करिए कोई, लेकिन आपको अच्छे अच्छे लेक्चर मिलेंगे, आपको अच्छी किताबों की जानकारी मिलेगी, और समय समय पर बुक भी दिखाते रहेंगे कि कौन सा पढ़ना है ऐसे करके। तो चलिए आगे बढ़े हम लोग, तो जरा इसकी व्याख्या देखें। तो व्याख्या, और बस ध्यान रखना है कि यूपी पीसीएस का भी व्याख्यात्मक हल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तीनों ही चैनल में से जो आपको जहां है वहीं रहिएगा, फ्लक्चुएट नहीं करिएगा। हाँ, अगर किन्हीं को लगता है कि हम मतलब कि इस तीनों पे रहें तो तीनों पे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या दिक्कत है। कुछ अलग अलग तीनों चैनल पर हो रहा होगा तो भी आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। विकसित देशों में मानव शक्ति को सुरक्षित करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाता है। इसी के लिए तो करते हैं, मनुष्य को कोई हानि हो तो उससे अच्छा ड्रोन से छिड़क देते हैं पेस्टिसाइड्स। दूसरा, एक सक्रिय ज्वालामुखी के क्रेटर का निरीक्षण करना जहां ज्वालामुखी विशेषज्ञ नहीं पहुंच पाते हैं। अब सुनिए ड्रोन का तीसरा, हम्प बैक वेल, कुबड़ पीठ, बड़ा सा पीठ निकला हुआ जो वेल होता है, बड़े बड़े वेल। तो हम्प बैक वेल के माइक्रोबायोम का अध्ययन करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाता है। अब ये माइक्रोबायोम क्या है, तो वेल के अंदर रहने वाले, वेल के नाक में, शरीर में के अंदर रहने वाले जीवाणुओं के समुदाय को, बैक्टीरिया के समुदाय के, रोगाणुओं के कम्युनिटी को कितने रहते हैं उस कम्युनिटी को कहते हैं हम लोग माइक्रोबायोम। तो उसके वैज्ञानिक तो क्या कहते हैं, उसके अध्ययन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए वैज्ञानिक ने क्या किया। वैज्ञानिक ने एक पेट्री डिश से लैस रिमोट नियंत्रित हेक्साकॉप्टर नामक ड्रोन का इसमें उपयोग किया। वैज्ञानिक ने इस ड्रोन का इस्तेमाल कहां किया, अटलांटिक महासागर में केप कॉड से लेकर वैंकूवर द्वीप के बीच
समुद्र के किनारे ड्रोन को चला करके, वहां व्हेल मछली निकलती थी बाहर, 26 स्वस्थ कुबड़ वाले व्हेल का जो है ड्रोन से फोटो लिया। अब तक जो है वो जाते थे नाव जहाज से, दूरे से लेके आते थे। अब ड्रोन है तो अगर वो यहां तक उछल के आ रहा है तो यहां तक ड्रोन आ जाएगा। हम एक अंदाज ले लेंगे, अंदाज क्या, आप तो कंप्यूटर बता सकता है, ड्रोन यहां रहेगा। तो ये जो पानी से ऐसे बाहर निकल के सांस छोड़ता है, कैसे, ऐसे देखिएगा, जो सांस छोड़ता है, तो सांस जो छोड़ता है तो उसके अंदर से जो निकलता है बाहर, उसको ड्रोन से जो है शक किया और उसको ला करके यहां अध्ययन करेंगे तो पता चल जाएगा कि उसके शरीर में कितने बैक्टीरिया और रोगाणु हैं। तो 26 स्वस्थ कुबड़ वाले व्हेल के सांस में ये लोग पता लगाया 25 प्रजाति का जो है इसमें बैक्टीरिया है। अब वो 25 प्रजाति में से 20 तो इसके पहले ही मालूम था कि समुद्र में जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें वो 20 तो होता ही है। और हवाई द्वीप में, अब अगला सुनिएगा, आजकल इसका भी प्रयोग हो रहा है। हवाई द्वीप में ज्योग्राफी में आ जाना है, इसीलिए कहते हैं कि आप जो स्पेशलिस्ट खोज रहे हैं ना, वो नहीं चलता है। यहां पढ़ रहे हैं आप, ज्योग्राफी में जाना है। ज्योग्राफी में यह जाना है कि समुद्र के किनारे जब समुद्र इरोजन करता है, अपरदन करता है, तो मुलायम और कठोर चट्टानों के होने के कारण मुलायम चट्टानों को काट देता है और इससे गुफा का निर्माण होता है, जिसको समुद्री गुफा कहते हैं। ये पढ़े हैं। जब किसी जगह पर दोनों ओर से गुफा का निर्माण होने लगता है और वो गुफा आपस में मिल जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्टैक, मेहराब। अब यहां दोनों तरफ से ऐसे समुद्र आकर के मिल गया है। अब बताइए, इतना पतला नहीं होता है। अब यहां पर अगर कोई वनस्पति है, इसका अध्ययन कैसे करिएगा? तो आजकल अमेरिका में जो बॉटनिस्ट लोग हैं कुछ, वो हवाईयन द्वीप में ड्रोन की सहायता से जिस क्लिफ के ऊपर वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस क्लिफ के वनस्पति का अध्ययन कर रहे हैं। ये नहीं पूछा है, फिर भी बताया आपको। अब तो कम से कम विश्वास के बच्चों को जो है ये विश्वास हो गया होगा कि तोमर सर 4 विषय में तड़ने नहीं देंगे किसी को, और आप अगर फुल भरोसा करके पढ़ेंगे। मैं हमेशा परमात्मा का शुक्रगुजार हूं इस मामले में। हालांकि ये बीमारी आना नहीं चाहिए था, लेकिन ये लॉकडाउन मेरे लिए कम से कम एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया कि जो हम 4 दीवारी के अंदर पढ़ाते थे, बाहर निकलकर लड़का शिकायत कर देता था क्योंकि वो पढ़ नहीं पाता था। उसका दिमाग कान कहां होता था? दिल्ली में है, दिल्ली में है, दिल्ली चलो। अरे दिल्ली चलो, चलो दिल्ली, ये क्या कहते हैं? ये सुभाष चंद्र बोस जी के नारा जा रहे हो क्या? तो दूसरा भी तो बोले थे सुभाष चंद्र बोस कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो उस समय कहोगे हम ना देव, हम नहीं देंगे खून। अरे डेडिकेशन देना पड़ता है भाई, भरोसा करना पड़ता है किसी पे। कोई आदमी ऐसे 20 साल से नहीं खड़ा है, बाकी लोग जानता है और हम घास छिल के आए हैं क्या? लेकिन यही था कि 4 दीवारी के अंदर जब उनको सही डायरेक्शन बताते थे, तब बोहे के पूर्वा रामा बह गए पछिया बयार, वो पछिया बयार में बह जाता था। 2-4 फ्रस्टो लड़का से गुजरात में मिला जिसका 5 बार में पीटी खुद नहीं हुआ है, वो जो सलाह दे रहा है वो बेस्ट होगा। हर की पौड़ी पे बैठ के, वो मेरा विद्यार्थी समझ गया होगा हम किसको, मध्याह्न भोजन योजना जहां चलता है वहां बैठ करके उसके बताए हुए चीजों पे। अरे भाई वो खुद नहीं निकाल रहा है, उसका क्या तुम गाइडेंस ले रहे हो कि वही जो किताब बता रहा है वो हम पढ़ें? तो इसलिए कहते हैं कि हम इसको मानते हैं कि ये जो था लॉकडाउन, ये हमारे जैसे टीचरों के लिए जो हर दिन लड़ा है ऑथेंटिसिटी के लिए और बताया है कि इतना किताब नहीं पढ़ना है, उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी निकला है कि आज
कम से कम पूरा भारत, आज जो बच्चा घर में जाकर शिकायत करेगा उसके पिताजी बोलेंगे कि मैं देख रहा हूं रजनीश तोमर कैसे पढ़ाता है, चुप रहो, जाओ घर में बैठो, तुम गलत हो। आज ये अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। चलिए अब आगे देखें। तो ये था वैज्ञानिक लोग इसके ऊपर जो है आज ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन। यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लगाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होंगी। कथित प्रयोग किससे संबंधित है? वाइजर 2, न्यू होराइजन्स, लीजा पाथफाइंडर, इवॉल्व लीजा। व्याख्या कर देते हैं ना कि इवॉल्व लीजा होगा। कुछ लोग लीजा पाथफाइंडर पे टिक मारे हैं, गलत नहीं होगा, अपने हिसाब से सोचे होंगे। इवॉल्व लीजा, चारों के बारे में जानते हैं। डी है आंसर, वाइजर 2। 20 अगस्त 1977 को बाहरी ग्रहों के अध्ययन के लिए नासा के द्वारा छोड़ा गया वाइजर 2 एक अंतरिक्ष यान है। इसने 9 जुलाई 1979 को बृहस्पति, 26 अगस्त 1981 को शनि, 24 जनवरी 1986 को यूरेनस और 25 अगस्त 1989 को नेपच्यून का विजिट लिया, दौरा किया। 5 नवंबर 2018 को वाइजर 2 ने हेलियोस्फीयर को छोड़ दिया। अब यह हेलियोस्फीयर क्या है? तो सूरज के द्वारा बनाया गया एक विशाल बबल एरिया है। सौर मंडल का जो अपना आवरण है, उस आवरण के चारों ओर एक विशाल बबल एरिया है, विशाल बुलबुला का क्षेत्र है, जो अंतरिक्ष को, जो सौर मंडल को चारों ओर से घेरे हुए, उसको वो पार कर गया। ये था वाइजर 2। अब आइए न्यू होराइजन्स। ये नासा के द्वारा छोड़ा गया इंटरप्लेनेटरी स्पेस प्रोब है। ध्यान रखिएगा, इंटरप्लेनेटरी स्पेस प्रोब। तो स्पेस यान क्यों नहीं कहे? तो प्रोब इसलिए कहे कि एक रोबोट अंतरिक्ष यान, उसको हम कहते हैं प्रोब, कि एक रोबोट अंतरिक्ष यान जो पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता है बल्कि वह बाह्य अंतरिक्ष का खोज करता है, उसको हम कहते हैं, ना अन्य ग्रहों का खोज करता है, उसको हम कहते हैं प्रोब। ये देखिए यहां, उसको कहते हैं स्पेस प्रोब। इंटरप्लेनेटरी, एक से ज्यादा प्लैनेट का ये जो है खोज करने निकला है। तो देखिए वर्ष 2006 में बृहस्पति और प्लूटो के अध्ययन के लिए इसे छोड़ा गया था। इसने फरवरी 2007 में बृहस्पति और जुलाई 2015 में प्लूटो का अध्ययन किया। अब आइए लीजा पाथफाइंडर, लेसर इंफेरोमीटर स्पेस एंटीना। यह है लीजा पाथफाइंडर। 3 दिसंबर 2015 को इसे नासा के सहयोग से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के नेतृत्व में छोड़ा गया। इसे गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए, ग्रेविटेशनल वेव का नेचर पता लगाने के लिए भेजा गया था। अब जो अपने काम का ज्यादा उसका ना व्याख्या करें। इवॉल्व लीजा, इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, इसका पूरा नाम बार लीजा में आ गया, इवॉल्व लगा दीजिए। प्रथम बार अंतरिक्ष से गुरुत्वाकर्षणी ब्रह्मांड की खोज के लिए भेजा जाने वाला एक मिशन है, अभी भेजा जाएगा। इसमें डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, स्विट्जरलैंड और यूके के वैज्ञानिकों के साथ साथ अमेरिका के कई संस्थानों का भी सहयोग है। ये नहीं कि अरे इवॉल्व है यही होगा भविष्य का, इसमें भविष्य बोल रहा है। अरे क्लियर बताइए क्या है? इस सब हिंदू पेपर में आया हुआ है। इसे 2034 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसमें होगा क्या? तो इसमें होगा यही कि एक जो है, एक मदर सैटेलाइट होगा और इसके साथ 2 डॉटर सैटेलाइट छोड़ा जाएगा, सहयोगी। और ये देख लीजिए, ये बन गया समबाहु त्रिभुज। और इस तरह से वो सैटेलाइट जो है घूमेगा और ये ग्रेविटेशनल वेव का जो है क्या कहते हैं,
पता लगाएगा। तो इस मिशन में एक मातृ और 2 अन्य स्पेसक्राफ्ट शामिल हैं। यह सूर्य को समबाहु त्रिभुज की आकृति में परिक्रमा करेगा, ठीक ना। इसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई 1,00,000 किलोमीटर होगी। हर भुजा 1,00,000 किलोमीटर लंबा, यानी इतना दूर होगा। ये जो है, ये 3 उपग्रह एक इंटरफेरोमीटर का निर्माण करेंगे, जिसमें 2 सहयोगी उपग्रह 1,00,000 किलोमीटर लंबे लेजर बीम से आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे, इसीलिए इंटरफेरोमीटर। अब आगे बढ़ें। 56 क्वेश्चन। भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, सार्वजनिक चाबी आधारभूत संरचना, कितना खराब हिंदी हो गया, पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? इस सब के लिए हिंदी के पीछे नहीं पढ़ना है, इसको अंग्रेजी में ही समझना है। डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, खाद्य सुरक्षा आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा आधारभूत संरचना, दूर संचार और परिवहन आधारभूत संरचना। अरे सीधी सी बात है, ये डिजिटल ही है, लेकिन जरा जाने क्या है। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर तथा प्रक्रियाओं का एक समूह है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एक प्रोसेस जो है इसमें होगा, उसको मिला करके हम कहे पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। यह डिजिटल प्रमाण पत्र बनाने, प्रतिबंधित करने, वितरित करने और पब्लिक की इंक्रिप्शंस के प्रबंध के लिए आवश्यक है। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल है? तो पहला है सर्टिफिकेट अथॉरिटी। एक जो है, ये डिजिटल सर्टिफिकेट को स्टोर करके रखेगा, इशू करेगा और साइन करेगा। दूसरा है रजिस्टर्ड अथॉरिटी। अपने डिजिटल प्रमाण पत्र को सर्टिफिकेट अथॉरिटी में ऊपर में कि आप इसको स्टोर करिए, इसके लिए आप जो है इनसे अनुरोध करेंगे और ये आपके पहचान की पुष्टि करेगा। ये दूसरा हो गया। सेंट्रल डायरेक्टरी, एक ऐसा सुरक्षित स्थान जहां यह संग्रहित होगा, वहां से बिना आपके बाहर नहीं निकलेगा। और सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम, संग्रहित प्रमाण पत्र तक पहुंच या जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र की डिलीवरी चीजों का प्रबंधन, कैसे मैनेजमेंट होगा। जो जगह पे है उसको वहां भेजा जाए, वहां से लाया जाए, ये है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आइए, निम्न में से कौन से कारण या कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित पदार्थ, तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग और पॉलीयूरीथेन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। जरा सोच कर देखिएगा, खास करके अपने गुजरात के विद्यार्थी मर पछड़ के, मान लीजिए परेशान होके, अकेले मेहनत करके, लेकिन अगर गुजरात को आईएएस का सॉल्यूशन से, गुजरात का कोचिंग स्वदेशी, रजनीश तोमर अहमदाबाद में मकान खरीद के रहता है, ठीक ना, अपने बच्चों को यहीं रखा, अपने परिवार को यहीं रखता है, यहीं पढ़ाया, यहीं बस गया, अब 17 साल उसको हो गया, तो अब तो स्वदेशी ना है वो। तो एक स्वदेशी कोचिंग गुजरात के लिए, गृह राज्य का कोचिंग, जरा बताइए गुजरात के कौन से गृह राज्य का कोचिंग है जो कि आपको सॉल्यूशन लेके आए? एक आध विषय कोई कभी लाया होगा, वो भी बोल दिया ये होगा ये होगा। आज जो यहाँ मठाधीश कोचिंग बनता है कि नहीं, सब हमरे यहाँ से पास करता है, सॉल्यूशन तो देना चाहिए था ना। कुछ तो बिना चलाए फोटो छापता है, आईएएस का क्लास भी नहीं चला रहा है, लेकिन आईएएस उसी के यहाँ से निकलता है। एक आध दो कौवा भी आया है बाहर से, पुर्तगाली और ये लोग भी, जो यहाँ पे जो है अपना शुरू करना कर रहा है और हाथ पैर मार रहा है। किसने दिया? पिछली बार तो सेंटर पर, क्योंकि इसमें तो ऑथेंटिकेशन हो जाएगा ना, लड़का कमेंट करने लगेगा कि आपका आंसर गलत है, तो पिछला बार तो टिक मार के जेरोक्स फेंक देना था सेंटर पे, तो फेंक के भाग गए। अबरी आए कि नहीं हम तैयार होकर आते हैं सॉल्यूशन देने के लिए। अगर गुजरात का कोई कोचिंग दिल्ली को चुनौती दिया तो वो विश्वास एजुकेशन ही था। चुनौती का मतलब ये कि वो भी सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो गुजरात के अहमदाबाद के सेंटर को क्षेत्रीय मत समझना। ये है
अहमदाबाद का सेंटर कोचिंग क्लास, लेकिन इसका थिंक है ग्लोबल। इसीलिए बताते हैं, हम गुजरात के बच्चों से टॉक कर रहे हैं कि जो आप आईएएस के तैयारी के लिए भागे जा रहे हैं इधर उधर क्लासेस, गुजरात में खास करके कौन है? सारे के सारे लोग तलाटी, कांस्टेबल, उसका सीरीज पर सीरीज चला रहे हैं। है कोई जो आपको कहे कि हम जीपीएससी पर कोई चर्चा करते हैं या हम आईएएस पे चर्चा करते हैं? बहुत लोग अपनी बात किया कि हम सबसे जानकार हैं। कई लोग तो कहा कि हम सिलेक्टेड हैं, हम आएंगे पढ़ाने के लिए। तो भाई आईएएस वाला सॉल्यूशन तो देते। वो नोट्स फेंक देना सेंटर पे, वो एक लड़का जान रहा है, वो कहाँ लिखेगा आपके बारे में? आज यही है आत्मनिर्भर भारत, कि आज मैं अपने राज्य के लड़के को, गुजरात के लड़के को नहीं, ये राज्य मेरा है क्योंकि इस राज्य ने मुझे अपनाया है। आज मैं अपने राज्य के लड़कों के लिए एक लीडर के रूप में खड़ा हो गया कि नहीं, मेरे राज्य में एजुकेशन की स्थिति खराब नहीं है जी। ये मत सोचना कि सब कुछ दिल्ली में होता है। अब बाकी सारे लोग आपको साल भर बरगलाते रहे कि मैं आईएएस का क्लास चलाता हूं, मैं चलाता हूं, सॉल्यूशन कहां गया जी? और देखिएगा इसी तरह आने दीजिए मेंस का पेपर इस बार। अगर हम नहीं आते हैं सॉल्यूशन लेकर के मेंस का, आईएएस का, तो कहिएगा कि किस तरह से आंसर लिखना है। पहले तो बहुत लोग बोल सकता है और अकेला दम पर आऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। हम हमेशा बोलते हैं कि हम 16 का गब्बर सिंह हैं, हमको कोई जय वीरू का जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और इसीलिए गुजरात के लड़कों के लिए खास कर ये मैसेज है कि जब जीपीएससी का सिलेबस आईएएस जैसा हो गया जो सब समझा रहा है, और तुम आईएएस का एक सॉल्यूशन नहीं दे पाए, तो तुम जीपीएससी कैसे पढ़ा रहे हो भाई? माने पढ़ा क्लास 3 रहे हो, अब फीस जीपीएससी वसूल रहे हो? ये जरा सोच के देखिएगा। और इसीलिए उनका फीस भी कम होता है, क्योंकि उनको पढ़ाना वही है, कालो डूंगर क्यांच, बेला बदर क्यांच, सबके पीछे क्यांच। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? स्वचालित वाहन से निष्कर्षण पदार्थ, तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर और पॉलीयूरीथेन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। नीचे में से कौन से कथन सही हैं? डी जाएंगे और क्या, सबको डी ही गया है 1 2 3 4 5। लेकिन जरा जाने पहले बेंजीन का पूरा बात आज। हाँ, जीपीएससी के साइंस टेक में इतना नहीं आता है, क्योंकि वो लिख दिया रिस्ट्रिक्टेड है, कई चीज उसमें नहीं पढ़ना है। बेंजीन एक कार्बनिक रसायन है जो कमरे के तापमान पर एक रंगहीन और हल्का पीला तरल होता है। यह हवा में बहुत जल्द वाष्पित हो जाता है और पानी के ऊपर तैरता है। यह कहां से निकलता है? तो प्राकृतिक स्रोत में ये 2 जगह से, एक ज्वालामुखी का जब क्या कहते हैं फटता है तब, और नहीं तो जंगल में अगर आग लगता है, यानी लकड़ी से भी निकलता है जंगल के आग में। अब आइए और कहां कहां, तो कच्चे तेल, गैसोलीन और सिगरेट के धुएं का यह हिस्सा है। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बेंजीन को उड़ाता चला गया। एकदम ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि आपके तोमर सर को कभी अट्रैक्ट नहीं किया ये सब चीज ना। ये नहीं कि वो खराब है या अच्छा है, हमारे काम का नहीं है। ना सुखा वेदना ना दुखा वेदना, भगवान बुद्ध कहें उपेक्षा वेदना। तो चलिए आगे देखते हैं। प्लास्टिक, रेजिन, नायलॉन और सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए उपयोग में किए जाने वाले अन्य रसायनों को बनाने में बेंजीन का उपयोग होता है। इसका उपयोग कुछ स्नेहक, लुब्रिकेंट, शुद्ध हिंदी है लुब्रिकेंट, रंजक, डिटर्जेंट, ड्रग्स और कीटनाशक बनाने में भी किया जाता है। मोटर निकास और औद्योगिक उत्सर्जन से भी बेंजीन का उत्सर्जन होता है। बेंजीन एक्सपोजर का एक प्रमुख स्रोत है तंबाकू का धुआं, और इसका मानव स्वास्थ्य पर क्या, तभी तो यूपीएससी के इसमें एक टॉपिक है मानव स्वास्थ्य। आधा से ज्यादा क्वेश्चन मानव स्वास्थ्य से पूछा आपको। कोल ऐश क्या था? वही तो था। तो क्या देख रहे हैं, वो स्टील स्लैग क्या था? वही तो था। तो अब जरा सुनिएगा, मतलब वो कब कुछ अच्छा होगा कुछ खराब होगा। तो मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, यह अस्थि मज्जा पर हानिकारक प्रभाव डालता है और लाल रक्त कोशिकाओं की कमी के कारण यह एनीमिया का कारण बनता है।
ये अत्यधिक रक्तस्राव का भी कारण बन सकता है। मनुष्य के प्रतिरक्षा प्रणाली को यह प्रभावी करता है और ल्यूकेमिया और कैंसर का भी यह कारक बनता है। यही एक चैप्टर है यूपीएससी में ज्यादा अपने जीपीएससी से दोस्तों। अब आइए अगला, विकास की वर्तमान स्थिति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्न में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना, बिल्कुल। लघु कहानी और गीतों की रचना, वो भी होता है आजकल। रोगों का निदान, वो तो होगा ही, या टेक्स्ट टू स्पीच तो है ही। विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण, ये एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसीलिए इसका आंसर होगा डी, 1 2 3 4 5, यही पांचों इसका उपयोग है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अंतिमवा सवाल, और इसके बाद मैं इस बार एकदम ब्रांडिंग कर रहा हूं, बोल कर रहा हूं कि किसी भी लड़के को अगर ऑफलाइन क्लास में ऐसा लगे, ऐसे तो कोचिंग में सब विषय पढ़िए, सारे टीचर अच्छे हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि आप पुराने हैं, आपको 4 ही ये सब्जेक्ट तोमर सर का चाहिए, और ऑफलाइन में तो करंट भी इस बार पढ़ाने जा रहे हैं, देखिएगा धज्जी उड़ा देंगे सबका। तो अरे साइंस टेक पढ़ाते हैं, उसका करंट तैयार करते ही थे, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, उसका करंट तैयार करते ही थे, पॉलिटी का करंट करते ही थे, तो अब क्या सानिया मिर्जा और वो जो खेल खिलाड़ी और वो करंट में तकलीफ आएगा क्या है? सारा पब्लिक पॉलिसी का करंट तैयार करते ही थे, तो बचा क्या अब करंट में भाई? एक इकोनॉमिक्स का करंट बचा, और क्या बचा? तो अगर ऐसा लगता है तो तोमर सर का भी अगर आपको केवल लगे तो आप आ सकते हैं मिलने के लिए, बट नया लड़का को नहीं देंगे वो क्लास। पुराना लड़का है, अगर एक बार वो जीपीएससी दिया है, हॉल टिकट लेकर आए, अगर उसका पीटी नहीं हुआ है, आए वो 4 सब्जेक्ट उसको पढ़ाते हैं, उसका फीस भी कटेल कर देंगे, बट हॉल टिकट होना चाहिए पिछला परीक्षा का। आईएएस का एग्जाम दिया है, एक हॉल टिकट है, उसके बाद अगर वो कहेगा तो इस बार तोमर सर गुजरात के बच्चों को ये एक एक्स्ट्रा गिफ्ट दे रहे हैं कि इन 5 विषय को पढ़ो और आनंदित रहो और मैक्सिमम रिजल्ट निकालो। और नए बच्चों के लिए मेरे पास टीम में टीचरों का अभाव नहीं है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि अगर हम चाहें तो ये सर को भी कह सकते हैं, लेकिन ये नौकरी में है, ठीक है। और कई सारे टीचर हैं जो जॉब में हैं, वो आपके सामने नहीं आ सकते हैं सामने। और प्लस कोरोना के कारण चूंकि हम टीचर दिल्ली से बुलाते हैं, तो आभास सर ही हैं, बोल के ही नाम बताते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में डी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किए हैं, इकोनॉमिक्स में पीएचडी, तो अभी वो दिल्ली में है, वो आ नहीं सकते हैं, इसीलिए हम आपको यूट्यूब पर उनको नहीं ला पा रहे हैं। तो ऐसे भी कई कारण हैं, बहुत सारे हैं। गौतम बाघेला सर हैं हमारे साथ, गुजराती ग्रामर में, गुजराती लिटरेचर में पीएचडी किए हैं। तो हम आलतू फालतू नहीं रखते हैं, जिसके पास रियल में डिग्री है उसी को। तो आप टोटल पढ़िए, लेकिन अगर किसी पुराने लड़के को लगता है कि नहीं ये 5 विषय ही तोमर सर से पढ़ना है, तो वो बेहिचक पर्सनल तोमर सर से मिलेगा। ऑफिस में दूसरे से मिलिएगा तो नहीं होगा आपका समाधान। तो चलिए अब आगे देखते हैं। लास्ट सवाल आज का साइंस टेक का है, और गुजरात के लड़के को गर्वान्वित होना है कि एक गुजरात का टीचर कम से कम, एक गुजराती टीचर कम से कम दिल्ली को चुनौती दिखा दिया। अब बाकी लोग तो कहते रह गया कि हमें गुजरात में नंबर 1 है, कहते रह गया कि मेरे यहाँ से ही सब पास होता है। ना नोट्स है आपके पास, ना आपका कोई विद्यार्थी टीचर आकर के कहीं बोल पा रहा है, तो कैसे रिजल्ट आ रहा है? भगवान गिरा देता है रिजल्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, कई चीज़ ऐसा है जिसको कि समझने योग्य है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। दृश्य प्रकाश संचार, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन तकनीक के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? और ध्यान रखिएगा, मेरा प्रहार प्राइवेट कोचिंगों पे है। सरकार तो अपने हिसाब से जो भी करेगा, अगर गुजरात सरकार कर रहा है तो खराब नहीं कर रहा है, इसलिए गलत दिशा मत जाइएगा। हम प्राइवेट की बात कर रहे हैं कि ना आपके पास टीचर है यूपीएससी के बराबर, ना आपके पास नोट्स है, ना आप जो है सॉल्यूशन लेकर के आप आए, तो रिजल्ट आकाश से गिरता है क्या कि जो आप छापते हैं कि मेरे यहाँ से पास किया है। गवर्नमेंट का अपना एक तरीका होता है चलाने का, उनके पास बहुत तरीके हैं कि हो सकता है कि वो केवल लाइब्रेरी फैसिलिटी दे, हो सकता है कि वो आपको रहने और इसके लिए फैसिलिटी दे, इसीलिए गवर्नमेंट के क्लास को मत लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं अपने साथ वालों के लिए कि भाई बढ़िया बढ़िया प्रचार दिया करते थे, आज हमको भी मौका मिला है कि आज आप लाइए सॉल्यूशन इस तरह का,
और आप जो कहते हैं कि मेरी मैगजीन अच्छी है, जो लोग निकालते हैं गुजरात में, निकालिए पन्ना और बताइए क्या आपका क्यों लिखे हैं मैगजीन के ऊपर कि यूपीएससी माटे जरूरी है, जब प्रश्न नहीं फंस रहा है। तो इस चीज को समझना है। तो चलिए अब देखें, वीएलसी 375 से 780 नैनोमीटर वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रमी तरंग दैर्घ्यों का उपयोग करती है। वीएलसी को दीर्घ परासी प्रकाशी बेतार संयंत्र के रूप में जाना जाता है। लॉन्ग, ठीक ना, लॉन्ग रेंज को परास कहते हैं। वीएलसी ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है। और वीएलसी में विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण नहीं होता, इंटरफेरेंस। कूट का सही उत्तर चुनिए। आंसर है इसका सी, 1 2 4। तीसरा जो है इसमें से क्या कहते हैं, 1 मिनट, निम्न में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है केबल और केबल जो है ये गलत है। दूसरा यही हमसे मिस्टेक किया है चेक करने वाला। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, आंसर है सी। हाँ सी ही है। 1 3 और 4 हम यहां सी देख रहे थे, सॉरी दोस्त। तो 69 का सी। अब इसका सुन लीजिए व्याख्या। दीर्घ प्रकाश संचार एक वायरलेस विधि है जो दृश्यमान प्रकाश के साथ डेटा के उच्च गति संचरण को सक्षम बनाता है। ये वायरलेस कम्युनिकेशन तो है। दृश्य प्रकाश संचार एक डेटा कम्युनिकेशन वेरिएंट है जो 400 से 813 हर्ज HZ, और अगर उसको NM में लें तो 375 से 780 NM विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रमी तरंग दैर्घ्य का उपयोग करता है। पहला सही। ये लॉन्ग रेंज नहीं है, ये शॉर्ट रेंज बेतार संचार है, वायरलेस कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है। इसकी तेज गति और बड़ी बैंडविड्थ इसे ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को तीव्र से गति से भेज देता है, और इसमें विद्युत चुंबकीय इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा आज का साइंस एंड टेक का भी पूरा, अब एक ही बचा भूगोल, लेकिन चिंता मत करिएगा, हो सकता है कि भूगोल को रोक कर पहले यूपीपीसीएस का दे दें। अरे हम, अब तो आपको यकीन हो गया कि 3 बता दिया तो चौथे ना एक बचा पढ़ाने वाला, वो भी देख लीजिएगा। वो भूगोल का तो सवाल बहुत आसान है इन सबों के तुलना में। तो दोस्तों वो भी आएगा, लेकिन हो सकता है कि मेरा दिमाग फिर जाए, हम कहें नहीं पहले अब जरा यूपीपीसीएस हो जाए, तो वो देख लीजिएगा आप। और अगर मेरे किसी भी वक्तव्य से पढ़ाने में कई बार भवावेश में भी टीचर कुछ बोलता है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को, ठीक ना, और किसी भी इंडिविजुअल को हानि पहुंचा हो, क्षति पहुंचा हो, उसके इमोशन को कोई तकलीफ हुआ हो, तो रजनीश तोमर किसी को भी जान करके नहीं कहा है, और उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगता है। ठीक है, तो अगर किसी तरह का हुआ हो तो सॉरी, लेकिन हमने कटु सच्चाई बताया, यही समझना है। और उनकी संवेदनाओं का मैं पूरा ख्याल रख रहा हूं, इसके लिए हमने सॉरी कहा। लेकिन यह कटु सत्य है कि आईएएस का तैयारी गुजरात में लिखने के पहले एक बार सोचिए कि आप जिस परीक्षा का तैयारी करा रहे हैं, ये लिखते हैं अपने बोर्ड पर, तो उसका सॉल्यूशन तो देना पड़ेगा आपको, उसके लिए खड़ा तो होना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। और अपने बच्चों से सॉरी नहीं, उसको तो हम रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। और अपने बच्चों को रास्ता दिखाने के क्रम में अगर भावुकता में कुछ कहा गया हो, तो मैं फिर से कह रहा हूं कि हर इंडिविजुअल्स को मैं सॉरी, माफ़ी मांगता हूं, लेकिन मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये कहता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।